मेरा नाम पूनम है। मैं जब 15 साल की थी तब मेरी भाभी ने मेरी शादी अपने बड़े भाई के साथ करवा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो मेरे कमरे में आता तक नहीं था। लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा सामान पड़ा होता जो किसी मर्द का होता। और रात को भी मैं ऐसी बेहोशी भरी नींद सोती थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता था। ये सामान मेरे पति का तो नहीं होता था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने उनकी हर एक चीज़ को देख लिया था। मैं परेशान हो जाती थी कि आखिर ये सामान मेरे कमरे में कहाँ से आ जाता है। एक दिन मैं रात भर सोई नहीं और देखती रही कि आखिर मेरे साथ अभी तक क्या होता आ रहा है। मैं जाग रही थी और सोने की एक्टिंग कर रही थी। फिर मेरे साथ वो हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे कमरे में एक ऐसा इंसान आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे और मेरे भाई की उम्र में बहुत ज़्यादा उम्र का फासला था। मैं भैया के पैदाइश के काफ़ी सालों के बाद हुई थी। जब मैं 2 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तब से मेरे भाई ने ही मुझे पिता बनकर पाला था। इधर मेरी माँ की भी उम्र काफ़ी हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत बीमार रहने लगी थी और वो हर वक्त बिस्तर पर ही बनी रहती थी। मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती, इसीलिए मुझे हर वक्त एक अजीब सी कमी महसूस होती थी। भैया तो अपने काम में बिजी रहते थे, जिसकी वजह से वो भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। और मेरी माँ, वो तो बस बिस्तर पर ही अपना सारा समय गुजार देती थी। लेकिन फिर भी माँ के होने से भैया को घर की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। फिर जब मैं 6 साल की हुई तो मेरे भैया की शादी हो गई। मेरी भाभी बहुत सुंदर थी और बहुत प्यारी थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। वो मेरा बहुत ख़्याल रखती थी। मैं जब भी स्कूल जाती तो वही मुझे तैयार करती थी। मैं अक्सर उनके साथ ही सोने की जिद करती थी, लेकिन माँ मुझे डांटती थी कि मैं भाभी के साथ ना सोया करूँ। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मुझे तब बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि मैं अपनी भाभी को बहुत चाहती थी। एक वही तो थी जिनके साथ मैं खुलकर बातें करती थी और खूब खेलती थी। अभी मैं सिर्फ 10 साल की थी। भैया भी भाभी की मौत से बिल्कुल टूट चुके थे और मेरी माँ बेचारी, वो भी अब पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इस वजह से वो अक्सर भैया से ये कहती कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस तरह कुछ और ना सही तो घर में एक औरत तो मौजूद होगी, और हमारे घर को एक औरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। घर में रौनक औरत से ही आती है। अगर घर की औरत ही घर में ना रहे तो घर वीरान हो जाता है। माँ का कहना था कि तुम्हारे तो अभी कोई औलाद भी नहीं हुई है और इसीलिए तुम्हें भी अपना परिवार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तुम दूसरी बहू ले आओगे तो इससे तुम्हारी गृहस्थी भी आगे बढ़ जाएगी और इस घर को संभालने वाली भी आ जाएगी। और फिर पूनम भी अभी काफ़ी छोटी है, उसे भी एक औरत की देखभाल की बहुत ज़रूरत है। मैं तो हर वक्त बीमार ही रहती हूँ। मैं तो खुद की ही देख रेख मुश्किल से कर पाती हूँ। लेकिन भैया अक्सर माँ को मना कर देते थे कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। वो दूसरी पत्नी घर में लाना नहीं चाहते थे। माँ ने उन्हें समझाया कि पत्नी दूसरी हो या पहली, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम घर में कोई तो होना चाहिए। मगर मेरे भैया हर बार माँ से साफ इनकार कर दिया करते थे कि उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी है। वो कहने लगे कि उनका अब शादी से मन बिल्कुल हटा जा रहा है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो नई औरत घर में आए वो मेरी अनुपमा की तरह ही हो। क्या पता वो घर में आकर पूरा घर का माहौल ही बिगाड़ दे। मेरी गृहस्थी बसने की जगह पूरी तरह से उजड़ जाए, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और मेरी माँ दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि उन पर घर का बहुत ज़्यादा लोड आ गया था। वो भैया को भी देखती थी, उनके काम भी करती थी, घर के काम भी करती थी, और फिर उन्हें मुझे भी संभालना होता था। ये सब करना मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ भैया की भलाई के लिए उनसे बार बार दूसरी शादी करने के लिए कह रही थी। ऐसे में भैया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कि वो घर के काम को देखें या फिर अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें। और फिर उन्हें अपनी बहन पर भी ध्यान देना होता था। इस सिचुएशन को देखते हुए भैया ने
दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें अब एक यही सही रास्ता नजर आ रहा था। इस सिलसिले में उन्होंने मेरी चाची जी से बात की। मेरी चाची जी ने भैया के लिए लड़की देखना शुरू कर दी थी। मेरी चाची बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की थी। ऐसे में उनकी कोशिश यही थी कि वो भैया के लिए एक ऐसी ही लड़की पसंद करें जो बिल्कुल उनके जैसे ही मॉडर्न टाइप की हो। इसीलिए भैया के लिए लड़की भी उन्होंने ऐसी देखनी शुरू कर दी थी। भैया का कहना था कि उन्हें कोई घरेलू औरत चाहिए जो घर को अच्छी तरह से संभाल सके, मगर मेरी चाची का ये कहना था कि अगर वो दूसरी शादी करने के लिए मान ही गए हैं तो उनके लिए कोई अच्छी सी कम उम्र और खूबसूरत लड़की वो खुद ही तलाश करेंगी, क्योंकि मेरी पहली भाभी सिर्फ नॉर्मल सी शक्ल सूरत की थी और मेरी भाभी को मेरे भैया ने ही पसंद किया था। इसलिए इस मामले में मेरी चाची पीछे ही रह गई थी। लेकिन अब की बार वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी कि वो अपने भतीजे के लिए खुद रिश्ता तलाश कर सके। भैया के मना करने के बाद भी चाची ने भैया से भी काफ़ी छोटी उम्र की लड़की तलाश कर ली थी। भैया का कहना था कि वो जिस भी लड़की से उनकी शादी करवाएं, वो बस उनके घर को अच्छी तरह से संभाल ले और उनकी बहन को अपनी बहन समझकर ही उसकी परवरिश करें। इतना कहकर उन्होंने बाकी सारी जिम्मेदारी चाची पर ही डाल दी थी। इधर मेरी माँ इतनी बीमार हो चुकी थी कि उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। चाची जो भी कर रही थी, उनको रोकने टोकने वाला और समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरी माँ को भी इधर अपनी तबीयत की वजह से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं तो उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। इसीलिए ना तो मैं घर को अच्छी तरह से संभाल सकती थी और ना ही अपनी माँ का ख्याल रख सकती थी। शादी करना मेरे भाई की बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। लेकिन असल में मेरे भाई दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो मेरी भाभी से बहुत प्यार करते थे। मेरे भैया भाभी की लव मैरिज हुई थी। मेरे भैया और भाभी दोनों ही एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बस तभी से उन दोनों के दिल में मोहब्बत के दिए जल गए थे और उन्होंने अपनी मोहब्बत को शादी के पड़ाव तक पहुंचा दिया था। लेकिन शायद उन दोनों का साथ उनके भाग्य में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, क्योंकि शादी के बाद उनको पता चला कि मेरी भाभी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी लग गई थी, जिसका इलाज तो नामुमकिन था। और एक दिन मेरी भाभी हम लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मजबूरी पैदा हो गई थी। मैं भी चाहती थी कि मेरे भैया अब पहले की तरह खुश रहने लगे। मैं जानती थी कि मेरे भैया ये सब मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन भैया को खुश देखने की खातिर मुझे उनकी दूसरी शादी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मैंने भी उनसे कहा था कि आप मेरे लिए दूसरी भाभी ले आओ। मेरे भैया ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी भाभी मेरे भैया से काफ़ी साल छोटी थी। मेरे भैया और उनकी उम्र में लगभग 10 साल का फ़र्क था। ये रिश्ता मेरी चाची ने ही तलाश किया था। मेरी दूसरी भाभी गरीब परिवार से थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी इस खूबसूरती से ही तो मेरी चाची इम्प्रेस हुई थी। मेरी दूसरी भाभी के माता पिता नहीं थे, उनका सिर्फ एक भाई था जो कि उनसे उम्र में बड़ा था। मेरी चाची की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरे भैया को इन सब चीज़ों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कि उनकी दूसरी पत्नी कैसी थी। वो कोई लड़की जैसी भी दिखती थी, औरत जैसी, उन्हें किसी भी खूबसूरती से कुछ लेना देना नहीं था। भैया को तो सिर्फ घर गृहस्थी संभालने वाली ही औरत की ज़रूरत थी, जो उनके घर को अच्छी तरह से संभाल सके। अब मेरी चाची ने जब अपनी मर्जी से रिश्ता देख लिया था, तो मेरे भैया इनकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकार की कोई वजह ही नहीं थी। मेरी दूसरी भाभी का कहना था कि वो हमारे घर को अच्छी तरह से संभालेंगी और मुझे भी हमेशा अपनी छोटी बहन समझकर ही मेरी परवरिश करेंगी, और जो कुछ मेरे भैया उनसे करने के लिए कहेंगे वो हमेशा वही करेंगे। इसीलिए मेरे भैया शादी के लिए मान गए और उन्होंने हाँ कर दी थी। मेरे भैया की शादी भी जल्दी हो गई थी। शादी में ज़्यादा समय नहीं लगा था। भैया के कहने पर सिंपल तरीके से उनकी शादी की गई। मेरी माँ की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई थी। वो भी मेरे भैया की शादी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई थी। और फिर इसी तरह मेरी दूसरी भाभी हमारे घर आ गई थी। मेरी दूसरी भाभी सच में बहुत खूबसूरत थी। भैया की शादी की सारी तैयारियां मेरी चाची ने ही करवाई थी।
अब मेरी माँ दुआ करती, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उनके बेटे का घर दोबारा से बस जाए और उन्हें पोता पोती का मुंह देखने को मिल सके। मेरी माँ का मेरे भाई की शादी करवाने का कोई गलत मकसद नहीं था। वो तो बस मेरे भाई की खुशी ही चाहती थी, ताकि मेरे भाई को भी सहारा मिल जाए और मुझे भी कोई संभालने वाला इस घर में आ जाए। क्योंकि मेरी माँ को अब लगने लगा था कि वो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसे में भाई का शादी के लिए मान जाना बहुत बड़ी बात थी। मेरी दूसरी भाभी घर में आ चुकी थी। शुरू-शुरू में तो उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, इसीलिए मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो घर से बाहर जहाँ भी जाती थीं, मुझे अपने साथ लेकर जाया करती थीं। इस बात से भैया को भी कोई परेशानी नहीं होती थी और ना ही उन्होंने कभी इस बात पर कोई ऐतराज़ किया था। भैया का यही कहना था कि वो जब भी घर से बाहर कहीं जाएँ, तो अकेली ना जाया करें, पूनम को अपने साथ ले जाया करें। मेरे भैया कोई सख्त बिहेवियर वाले आदमी नहीं थे, ना ही वो औरत पर रोक टोक किया करते थे। उन्होंने कभी मेरी पहली भाभी पर भी किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। हमारे घर में मेरी दूसरी भाभी को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उनका जो दिल करता था वो वही किया करती थी और जहाँ दिल करता था वहाँ जाती थी। शायद मेरे भैया ये सोचते थे कि वो उनसे उम्र में छोटी थीं और इस वजह से भैया उन पर ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाते थे। मेरे भैया को शायद ये लगता था कि मेरी दूसरी भाभी और भैया की सोच में काफ़ी फ़र्क है और इसी फ़र्क की वजह से मेरे भाई उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाते थे और ना ही उनसे कभी कोई ज़्यादा सवाल जवाब करते थे। उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी दूसरी भाभी ने पूरे घर को संभाला हुआ है, तो इस वजह से उनकी पत्नी के ख्याल रखने में कोई भी कमी होनी चाहिए। मोहल्ले की औरतें मेरी नई भाभी को देखने के लिए, मिलने के लिए हमारे घर आया करती थीं। वो माँ से यही कहती थीं कि तुम्हारे बेटे की दूसरी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है। इस पर मेरी चाची भी काफ़ी खुश होती थी। उनका कहना था कि ये मेरी पसंद है, इसीलिए तो इतनी खूबसूरत है। मेरी चाची हमेशा ऐसी ही थी। उनको अपनी तारीफ़ें करवाने का बहुत शौक था और इस बार भी वो भैया की शादी करवाकर बहुत खुश हो रही थीं, क्योंकि मेरी दूसरी भाभी की खूबसूरती को देखकर लोग उनकी ही तारीफ़ें कर रहे थे। मेरी दूसरी भाभी का बिहेवियर मेरे और मेरी माँ के साथ शुरू से काफ़ी अच्छा रहा। फिर जब मैं 13 साल की हो गई और दिन काफ़ी गुजर गए, तो धीरे धीरे मेरी दूसरी भाभी का बिहेवियर हम लोगों के साथ बदलता चला जा रहा था। वो जब भी अपने मायके अपने भाई से मिलने जाया करती, तो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी। इस बात पर भैया ने कभी कोई ऐतराज़ नहीं किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी दूसरी भाभी भी तुम्हारी माँ की तरह ही है और इसीलिए तुम्हें उनके साथ उनके घर जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर मेरी दूसरी भाभी के भाई के अलावा कोई भी तो नहीं होता था। उनका भाई बड़ा अजीब सा था। वो देखने में किसी गुंडे के जैसा लगता था और वो मुझे बड़ा ही घूर घूर कर देखता था। मेरी दूसरी भाभी मुझे अपने भाई के साथ बैठने के लिए कहती थी। मुझे इस बात पर बहुत हैरत होती थी कि मेरी दूसरी भाभी मुझे अपने भाई के साथ बैठने के लिए क्यों कहती हैं। मैं उनके भाई से दूर ही रहने की कोशिश करती थी। ऐसे में मुझे वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो अपने साथ मुझे ज़बरदस्ती अपने मायके ले जाया करती थी। मुझे उनके घर जाना पसंद तो नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ अपने भाई की वजह से ही उनके साथ जाती थी। कभी-कभी तो मैंने उनसे मना करने की भी कोशिश की थी, मगर मैं यही सोचती थी कि अगर मैं मना करूँगी तो मेरी भाभी को बुरा लग सकता है। यही सोचकर मैं उनके साथ चली जाया करती थी। मेरे भैया ने भी मुझे पहले दिन से ही ये बात अच्छी तरह से समझाई थी कि जैसे तुम अपनी पहली भाभी को प्यार करती थी और उनकी हर बात मानती थी, इसी तरह से तुम्हें अपनी दूसरी भाभी के साथ भी अच्छे तरीके से रहना है और उनकी हर बात को मानना है। उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना है। भैया का कहना था कि अगर मैं दूसरी भाभी के साथ अच्छा बिहेव करूँगी, तो वो भी मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेव रखेंगी। और तो और मेरी माँ ने भी मुझे यही समझाया था। मैं हमेशा अपने भैया और माँ की बात मान लिया करती थी। माँ और भैया मेरी इस बात पर तारीफ करते थे कि मैं उनकी हर बात को आसानी से मान जाती हूँ। मैंने कभी किसी बात पर उनसे बहस नहीं की थी और ना ही कभी जिद की थी। भैया मुझसे कहते थे कि ये आदत तुमने अपनी पहली भाभी से सीखी है।
वो भी कभी किसी बात पर बहस नहीं करती थी। मेरी माँ भी कहती थी कि तुम में अपनी पहली भाभी के जैसे ही सारे गुण हैं, तुम उन्हीं की तरह समझदार और अच्छी हो। जब तक मेरी भाभी जिंदा थी, उन्होंने ही मुझे हर चीज़ सिखाई थी और समझाया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे हमेशा अपने भैया और माँ की बात को मानना चाहिए, और इसीलिए मैंने अब तक कभी भी उनके किसी बात से इनकार नहीं किया था। वो जो भी कहते थे, मैं खामोशी से मान जाती थी। उनके साथ-साथ अब मैं अपनी दूसरी भाभी की भी हर बात को मान लेती थी और उनको भी वही इज़्ज़त दिया करती थी जो अपनी पहली भाभी को देती थी। मुझे अब उनसे अपनी पहली भाभी जैसी ही मोहब्बत हो गई थी और मैं कोशिश करती थी कि कभी भी उन्हें मेरी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और ना मेरी किसी बात का कभी बुरा लगे। वक़्त इसी तरह से गुज़र रहा था। मेरी दूसरी भाभी हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके जाया करती थी। उन्होंने अपने भाई की शादी करवा दी थी, लेकिन उनके भाई की पत्नी अपनी शादी के 6 महीने के बाद ही मर गई थी। उनका भाई फिर से अकेला रह गया था। अब मेरी भाभी ये चाहती थी कि वो अपने भाई की दूसरी शादी करवा दे। वो अपने भाई के पास घंटों बातें करके आती थी। मैं बिल्कुल खामोश रहती थी। कुछ वक्त तक तो ऐसे ही चलता रहा। मेरी दूसरी भाभी का बिहेवियर अभी भी मेरे साथ अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ तब तक ही अच्छा था जब तक मेरी माँ जिंदा थी। मेरी भाई के दूसरी शादी को भी साल दर साल बीतते जा रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी औलाद नहीं हुई थी। इधर मेरी माँ फिर से बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो हमें दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरी माँ के मरते ही मेरी दूसरी भाभी का बिहेवियर बदलने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा करने लगी थी, लेकिन मैंने कभी भी भैया को ये बात नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से भैया को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं उनकी हर बात को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। मैंने कभी दूसरी भाभी को किसी भी बात पर पलट कर जवाब नहीं दिया था, और यही वजह थी कि ये घर अभी तक कायम था। अगर उनकी तरह मैं भी बात बात पर लड़ती या फिर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके बैठ जाती, तो इस घर का सुकून खत्म हो जाता, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने भाई की परेशानी को अच्छी तरह से जानती थी। वो इस घर में हमेशा खुशहाली देखना चाहते थे। ऐसे में मेरा खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर था। वक्त गुजरता चला जा रहा था, मगर मेरी दूसरी भाभी के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वो मुझसे सारे घर का काम भी करवाने लगी थी, लेकिन मेरे भाई इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थे, क्योंकि वो घर पर मौजूद कम ही हुआ करते थे। वो सारा दिन अपने काम पर ही होते। इस वजह से मेरे भाई घर की किसी भी बात को नहीं जानते थे। वो सुबह को घर से निकलते तो रात को ही घर में घुसते थे। उनकी ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं होती थी। मैं उनको कोई भी बात बताकर ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अब तो बढ़ते दिन के साथ मेरी दूसरी भाभी का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। मेरी चाची को भी इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, मगर उन्होंने कभी भी मेरी दूसरी भाभी को समझाने की कोशिश नहीं की। उनका तो यही कहना होता था कि गलती कहीं ना कहीं पूनम की ही होगी। कुछ वक्त तो ये बात भैया से छुपी रही, लेकिन आखिर ये बात कब तक छुपी रहती। एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही थी, और फिर ये बात मेरे भाई के सामने खुल गई। उन्हें मेरी दूसरी भाभी के बिहेवियर का आइडिया हो गया था। भैया ने इस बारे में उनसे कहा था कि तुम मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हो, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर मेरी दूसरी भाभी का कहना था कि मैंने अब तक तुम्हारी बहन को काफ़ी बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। भैया का कहना था कि वो इस घर में रहती हैं, अब तुम उसे बर्दाश्त नहीं करोगी तो फिर मैं उसे कहाँ भेजूं। जिस पर मेरी दूसरी भाभी ने भैया को एडवाइस दी कि तुम पूनम की शादी करवा दो। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। भैया का कहना था कि इतनी जल्दी उसका कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, वो अभी बहुत छोटी है। मेरी दूसरी भाभी ने मेरे और मेरे भैया के बीच बहुत सारे फासले पैदा कर दिए थे। भैया अब मुझसे कम ही बात किया करते थे। न जाने मेरी दूसरी भाभी ने भैया को मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया था कि वो मुझसे बात करना ही भूल गए थे और मुझे इस घर से विदा करने पर तैयार हो गए थे। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे भैया इतनी जल्दी मेरी शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो तो इस बात के लिए तैयार हो गए थे। तभी तो मेरे लिए जल्दी जल्दी रिश्ता देख रहे थे।
वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी दूसरी भाभी ने आकर मेरे भाई को मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया कि वो इतना बदल गए थे। मेरे भैया कभी भी ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए थे, मगर मैं उनका बिहेवियर भी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। आखिर मैं कुछ और कर भी तो नहीं सकती थी। सब कुछ मेरी दूसरी भाभी के हाथ में था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी गलती थी कि मुझे शुरू में ही भैया को सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर उस वक्त मैं भैया को अपनी दूसरी भाभी के बारे में बता देती, तो आज को मेरे बारे में कुछ भी गलत कहने के बारे में सोचती तक नहीं कि वो भैया के पीछे हर रोज अपने मायके जाती हैं और उनका भाई मुझ पर गलत नजर रखता है। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? मैं मजबूर थी, लाचार थी। मेरी साइड लेने वाला अब यहाँ कोई नहीं था। मेरा वक्त भी गुजर रहा था। अच्छा क्या था, बुरा क्या था, बस गुजर रहा था। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि मेरी दूसरी भाभी ने मेरे भैया को मेरे बारे में क्या कहा था। उन्होंने मेरे भाई से कहा था कि मेरा मोहल्ले में किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मेरी दूसरी भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भैया के घर से जाते ही मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ और उनके लाख मना करने के बावजूद भी उनकी किसी बात को नहीं मानती। मेरी दूसरी भाभी ने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए एक दिन मुझे धोखे में रख दिया और मेरे साथ एक बहुत बड़ा नाटक किया। उन्होंने एक दिन भैया को काम से जल्दी आने के लिए कह दिया, क्योंकि मेरे भैया उनकी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बहन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि भैया मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें पता था कि उनकी बहन ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। भैया को इस बात का यकीन दिलाने के लिए उन्होंने मुझे पड़ोस वाली आंटी के घर में थोड़ी देर के लिए भेज दिया। मैं वहां जाने के लिए इनकार भी कर रही थी, मगर उन्होंने मुझसे कहा कि पड़ोस वाली आंटी तुम्हें बहुत याद करती हैं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें दबाकर रखती हूँ और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया है। तुम आज उनके घर चली जाओ और थोड़ी बहुत देर बैठकर ही वहां से आना। और उनका कहना था कि मैंने तुम्हारे भैया को ये बात बता दी है और तुम्हारे भैया से पड़ोस में आने जाने की परमिशन भी ले ली है। तुम बेफिक्री से वहां जा सकती हो और अगर फिर भी तुम्हारे भैया ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं खुद उन्हें संभाल लूंगी। वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये मेरी इज्जत की बात है। अगर मैंने तुम्हें पड़ोस में नहीं भेजा तो लोग यही समझेंगे कि दूसरी भाभी ने सास के मरने के बाद अपनी बिन माँ की नंद को दबा लिया है और उससे घर का सारा काम करवाती है और उसे घर से बाहर तक नहीं निकलने देती। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी मैंने बहुत बड़ी सजा काटी थी। मुझे उन्हें उसी वक्त साफ मना कर देना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं उनकी बातों में आ गई थी और उनके कहने पर पड़ोस में चली गई। उस दिन मेरे घर से निकलने पर मेरी जिंदगी बदल गई थी। वो मेरे भाई को यकीन दिलाने के लिए मुझे घर से भेजना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया। वो अपने प्लान में कामयाब हो गई, क्योंकि जिस वक्त भैया घर पर आए थे मैं उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। मगर ये बात भैया से छुपी हुई थी कि मैं पड़ोस वाले घर में हूँ और भाभी ने ही मुझे वहाँ भेजा था। मगर ये बात भैया से छुपी थी और बस भाई इससे पहले बिल्कुल अनजान थे। भैया जब घर आए तो उन्होंने साफ साफ देखा कि उनकी बहन तो घर में मौजूद नहीं है। भैया जो पहले ही भाभी की बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, अब अपनी आंखों से देखकर वो इस बात को मानने लगे थे कि उनकी बहन गलत कर रही है। लेकिन उन्होंने मुझसे इस बारे में एक बार भी नहीं पूछा था कि ये बात सच है या झूठ। वो मेरी दूसरी भाभी की बात पर आंखें बंद करके यकीन कर चुके थे। अब तो उनको मेरी दूसरी भाभी की सारी बातें सच लगने लगी थी। वो सारी बातें जो मेरी दूसरी भाभी मेरे भाई को मेरे बारे में बताया करती थी। पहले तो भैया इस बात पर यकीन नहीं करते, तो मगर उनको अब उनकी हर बात सही लगती थी। इन सब बातों की सबसे बड़ी वजह यही सबूत था कि उन्होंने खुद मुझे घर में मौजूद नहीं पाया था, मगर उन्होंने पूरा सच जानने की कभी कोशिश नहीं की थी और ना ही शायद उनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत महसूस हुई थी।
उन्होंने मेरी दूसरी भाभी से कह दिया कि वो कोई भी रिश्ता देख लें और जल्द से जल्द मेरी शादी हो जानी चाहिए। वो मेरी शादी कहीं पर भी कर दें, भैया को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा। यही सब तो मेरी दूसरी भाभी चाहती थी। आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। जब मैं घर वापस आई तो मेरे भैया ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था और मुझे उनके गुस्से की वजह मालूम भी नहीं थी। मुझे तो यही लग रहा था कि वो मेरे घर से बाहर जाने पर गुस्सा कर रहे थे, जबकि मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी दूसरी भाभी ने उनको ना जाने मेरे बारे में क्या-क्या बता दिया था, जिसकी वजह से भैया मुझ पर चिल्ला रहे थे। भैया ने उनको मेरा रिश्ता देखने के लिए कहा था, जबकि मेरी दूसरी भाभी ने कोई रिश्ता देखे बिना ही उनसे ये कह दिया था कि उनको मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे मोहल्ले वाले उनकी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए कोई भी अपने घर में उनकी बहन का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये सारी बातें बिल्कुल झूठ थी। असल में तो वो मेरा रिश्ता अपनी मर्जी से ही करवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सारा नाटक किया था। वो मेरी शादी अपने भाई के साथ करवाना चाहती थी, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। उन्होंने पहले भी भैया से इस बारे में बात की थी, मगर तब भैया ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार भैया ने इनकार नहीं किया, बल्कि वो तो खुशी-खुशी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। भाभी का भाई मुझसे काफ़ी बड़ा था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर इस घर में मेरी मर्जी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इसीलिए मैं खामोश रही और मेरी शादी मेरी दूसरी भाभी के भाई के साथ हो गई थी। उस वक्त मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि मेरी भाभी का भाई देखने में बहुत बुरा लगता था। उसकी हरकतें आवारा आदमियों के जैसी थीं। मेरी उम्र 15 साल की थी। मैं बहुत छोटी थी। मुझे ना तो ठीक तरह से घर संभालना आता था, ना ही मुझे शादी का कोई शौक था। अभी तो मेरी खेल कूद की उम्र थी। मुझे नए घर और नए लोगों से डर लगता था। और फिर जिस तरह का बिहेवियर मेरी भाभी ने मेरे साथ किया था, मेरे भाई को भी उन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया था। ऐसे में मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं, मेरी भी भाभी का भाई था और वो भी मेरी दूसरी भाभी के कहने पर ही चलता था। मुझे वहाँ डर लगने लगा। मेरे बस में अगर कुछ होता तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो मेरी शादी कभी इस इंसान के साथ नहीं होने देती। उस दिन मुझे अपनी पहली भाभी और माँ की बहुत याद आई थी। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैं भैया से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। मैंने चुपचाप हाँ कर दी थी और ये शादी कर ली थी, सिर्फ इस भरोसे पर कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आ जाए। उम्मीद तो मुझे अब बिल्कुल भी नहीं थी कि जिस घर में मैं जा रही थी, उस घर में मेरी दूसरी भाभी का काफ़ी आना जाना था और कहीं न कहीं मुझे इस बात का भी यकीन था कि यहाँ पर मेरी शादी करवाने में मेरी दूसरी भाभी का कोई फ़ायदा होगा, तभी तो ऐसा कर रही हैं। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरा पति मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आया करता था, लेकिन मुझे फिर भी उससे बहुत डर लगता था। मैं उसके सामने नहीं आती थी। सारा दिन खुद को कमरे में बंद करके रखती थी। मैं उसके घर से निकलने के बाद ही अपने कमरे से बाहर आया करती थी और उसके घर आने से पहले ही सारे काम से फ्री हो जाती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं कर रही थी। अपने पति के घर से निकलने के बाद ही मैं कमरे से बाहर निकलती और साफ सफाई करती, खाना बनाती, फिर वापस अपने कमरे में आ जाती और अपने हिस्से का खाना मैं अपने लिए कमरे में ही लेकर आ जाती थी, जबकि मेरा पति खुद ही अपने हाथ से खाना निकाल कर खा लिया करता था। मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता था कि कब उसने खाना खाया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर ऐसा होने लगा कि जैसे ही मैं सुबह उठती तो मेरा शरीर दर्द करने लगता। मेरे आसपास मुझे मर्दों के सामान पड़े हुए मिलते। कभी कोई अंगूठी होती तो कभी कोई घड़ी होती तो कभी कोई रूमाल टाई होता। एक दिन नहीं, बल्कि अब तो हर रोज मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। रात को खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती तो मुझे अपना होश ही नहीं रहता और ना ही रात को बीच में मेरी आंख खुलती थी। मैं इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। मुझे डर लगने लगा था और यकीन था कि ये सामान तो मेरे पति का नहीं है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसका जो भी सामान होता था उसको मैं ही ठीक से संभाल कर अलमारी में और ड्रॉअर में खुद रखती थी।
इसलिए मुझे अपने पति के सामान के बारे में अच्छी तरह से पता था। इस घर में मेरे पति के अलावा ना तो कोई आता था न जाता था। इस बीच भाई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे और ना ही मेरी दूसरी भाभी यहाँ पर आई थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो लोग मेरी शादी करके तो मुझे भूल गए हैं, और फिर हर रोज जो मेरे साथ हो रहा था वो मेरे लिए बहुत खौफनाक था। मेरे शरीर में हर वक्त थकान सी रहती थी। ये सब क्यों था, इसकी वजह क्या थी, मुझे नहीं पता था। हर रोज मेरे साथ ऐसा होता। रात को खाना खाने के बाद जब मैं सोती तो मुझे गहरी नींद आती और सुबह मेरी आंख खुलती तो बिस्तर पूरी तरह से उजड़ा हुआ होता। न जाने इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा था। एक दिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने सुबह से लेकर रात तक खाना नहीं खाया और बिना खाना खाए ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मगर हैरानी की बात थी कि आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात का लगभग 2 बज रहा था। मेरे कमरे की लाइट बंद थी और मेरा पति बाहर आंगन में ही सो रहा था। मैंने देखा कि मेरे पति ने अचानक लाइट ऑन कर दी है। दरवाजे पर तभी कोई आया। मेरा पति उससे धीरे धीरे कुछ बात कर रहा था। तभी अचानक से किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे डर लग रहा था, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो ये कोई अनजान मर्द था। इस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी पर मेरे पति को मेरी कोई आवाज़ ही नहीं जा रही थी। मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ गई कि इस घर में मेरे साथ, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि उस इंसान ने मुझे अपने बस में किया हुआ था। मैंने जल्दी से अपने बेड के बराबर में रखा हुआ एक गुलदस्ता उठाया और उस आदमी के सिर पर दे मारा। वो चीनी मिट्टी से बना हुआ गुलदस्ता उस आदमी के सिर पर लगते ही उसके सर से खून बहने लगा था। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर घर से भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब तो मैं अपने होश व हवास खो चुकी थी। मेरे पति ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और वो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई तो आसपास के लोग भी जाग गए थे। मेरा पति मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। मोहल्ले के लोग चोर की आवाज़ सुनकर छत से छलांग मारकर घर के अंदर आ गए। उन्होंने उस आदमी और मेरे पति की जमकर पिटाई की और तो और रात के उस टाइम पर पुलिस को भी बुला लिया गया था। पुलिस वालों ने मेरे पति और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया था। मोहल्ले वालों ने कहा कि इस आदमी का तो यही काम है, ये नई नई लड़कियों को यहाँ पर लाता है और उनके साथ मर्दों को बुलाता है और गलत धंधा करवा कर पैसे कमाता है। लेकिन मैंने पुलिस को बताया कि मैं तो उसकी पत्नी हूँ। तो मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम उसकी पहली पत्नी नहीं हो, ये ना जाने कितनी सारी लड़कियों को पत्नी बनाकर यहाँ इससे पहले भी ला चुका है और हर किसी को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में रख लेता है। रात को लोगों से पैसे वसूल कर अपनी पत्नी को उनके हवाले कर देता है और ना जाने कितनी लड़कियों को तो ये बेच भी चुका है। मैं समझ गई थी। इसका मतलब ये है कि मेरे पति की पहली पत्नी भी मरी नहीं थी, बल्कि उसने उसको भी किसी के हाथों महंगी कीमत पर बेच दिया था। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया था? मुझे अपने शरीर से घिन महसूस हो रही थी। मेरा पति हर रात मेरी कीमत लगाता था और पैसे वसूलता था क्योंकि उसका कोई दूसरा काम नहीं था। लोगों ने बताया कि वो कई बार उसको रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते थे। पर आज मेरे ज़्यादा हंगामा काटने की वजह से वो लोग इसको रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब रहे थे। मैंने एक आदमी के मोबाइल से कॉल करके अपने भाई को भी घर बुला लिया था। भैया को भी जब ये बात पता चली तो उन्हें मेरी दूसरी भाभी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि इस औरत ने किस तरह से अपने भाई की शादी मेरे साथ करवाई थी। भैया ने मुझे भी डांटा कि तुम्हें इस बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मेरी दूसरी भाभी ने कहा कि वो इस बात को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे भैया ने अब उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और उनको तलाक दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को अपने घर लेकर जा रहा हूँ और तुम्हारे जैसी औरत को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। अब तुम अपने घर पर रुको। पुलिस मेरी दूसरी भाभी के भाई को तो अरेस्ट करके लेकर जा चुकी थी, लेकिन मेरी इज्जत न जाने किस किस के सामने नीलाम हो गई थी। ये बात तो मुझे भी पता नहीं चली थी। दरअसल मेरा पति इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने
अपने खाना बनाने वाले नमक के अंदर ही नशे की दवाई मिलाई हुई थी। मैं जब उस नमक को खाने में डालती थी तो उसके अंदर नींद की दवा भी मिक्स हो जाती थी। उसके बाद मैं अपने हिस्से का खाना लेकर कमरे में आकर खा लिया करती थी और जिसको खाने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी और फिर मुझे गहरी नींद आती थी। फिर मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है और जो लोग मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे वो अक्सर अपना कोई ना कोई सामान वहां पर छोड़कर चले जाते थे। मेरा पति तो बाहर बैठकर खाना खाता था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो तो मार्केट से खाना लाकर खाता था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट करके सजा दी थी। भैया मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने फैसला किया कि वो मेरी शादी अच्छे परिवार में देखभाल करके करेंगे और अब मेरी जिंदगी को दोबारा खराब नहीं होने देंगे। भैया ने अपनी गलती पर मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। दोस्तों, हम सभी को सावधान रहना चाहिए। ऐसे किसी पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम अच्छे और बुरे में फ़र्क समझना भूल जाते हैं। अब मैं अपने भाई के साथ अपने घर में खुश हूँ। वो मेरे लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे हैं और मैं पुराने हादसे को भूलने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।